हेलो द कॉन्सेप्ट कोच 5.0 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे अगला चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें हम आज के डे पढ़ेंगे कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ये श्वसन जो तंत्र है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और रिस्पिरेटरी तरह तरह के अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल में अलग अलग तरह का रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज़ अ एडवांस टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे में सभी जीवों से सबसे एडवांस टाइप का रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब जानेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब भी अलग अलग जितने भी तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी ब्लड एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है, और ये डाइजेशन, अब ये डाइजेशन भी आगे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे। और एक ये ब्रीथिंग वाला चैप्टर। अब क्या होता है कि जब भी हम फूड को खाते हैं, कोई फूड हम लिए, किसी तरह का फूड हम इंटेक करते हैं, मानिए कि आज हमने कुछ खाया, रोटी खाई, रोटी से मिला ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे मिला क्या, ग्लूकोज। इसको तोड़ने के बाद तो ग्लूकोज को पचाने के लिए पहले ये खाए, ये पेट में गया, वहाँ एंजाइम्स मिले, इसको तोड़ दिया गया छोटे छोटे भागों में। अब इसको डाइजेस्ट कर लिया गया, डाइजेस्ट कर लिया गया। अब क्या होगा कि इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है, तो पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन सा कर देगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला, जो हमने ब्लड वाला पढ़ा था। अब क्या होगा, अगर ये सेल के पास पहुंच गया, ये है सेल बॉडी की सबसे छोटी इकाइयों को बोलते हैं सेल, और एक एक सेल्स को हमें ये फूड पहुंचाना पड़ेगा, तभी वो ग्रो करेगा, तभी वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। तो क्या होता है कि पहले हमने रोटी खाया और उसमें से ग्लूकोज मिला, उसको तोड़ तोड़ के फिर ग्लूकोज को सभी सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब सभी सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ये सेल है, अगर ये एक मान लीजिए हम बनाते हैं, यहाँ एक बनाते हैं हम सेल है, इतना बड़ा सेल, बड़ा करके देख रहे हैं। तो क्या होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमको मिल सकती हैं खाने से, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिल सकता है, पहले हम फैट को लिखेंगे, फैट मिल सकता है, और मिलेगा क्या, प्रोटीन। तो क्या होता है कि हमको पूरी बॉडी को, पूरे सेल्स को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ये सेल लेती और यूटिलाइज करती है, ऑक्सीजन को लेगी और इन सब को तोड़ेगी, और फिर इससे क्या निकालेगी, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों को तोड़ के इससे निकालेगी एनर्जी, और उस प्रोसेस को, इससे एनर्जी निकालने के प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकी श्वसन। सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं कोशिकी श्वसन। इन सबको तोड़ के उसमें से निकालेंगे हम एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में आती है, जो जिस तरह हम पैसे खर्च करते हैं, जो पैसे कोई भी चीज़ खरीदना होता है तो उससे पैसे से मिल जाता है, इसी तरह बॉडी में, सिस्टम में, सभी तरह के, प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो उस करेंसी का नाम, जैसे यहाँ रुपया है, इंडियन में रुपीज़ है, इसी तरह जो एनिमल सिस्टम है उसके अंदर उस एनर्जी करेंसी का नाम होता है ATP, एनर्जी
करेंसी, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो होता है एटीपी होता है। तो इनसे हमको क्या बनाना है? एटीपी निकालना है इसको तोड़ के। तो उसके लिए चाहिए क्या? हमको श्वसन करना पड़ेगा, और श्वसन के लिए रिक्वायर्ड है क्या? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, ये जो ब्रीथिंग एक्सचेंज जो गैसेस है वो केवल इसके लिए है, और इनको जब तोड़ेंगे, इनको तोड़ने के बाद निकलता है क्या? CO2। अब ये CO2 हमारे बॉडी के लिए, प्लांट के लिए यूज़ में भी आता है ग्लूकोज बनाने के लिए, ये फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन हमारे बॉडी में ये टॉक्सिक का काम करता है। इसलिए हम आगे जाके देखेंगे कि बॉडी अगर हम कुछ देर तक सांस रोक के रखें, फिर क्या होगा कि जैसे इसकी CO2 की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ने लगेगी तो हमको घुटन होने लगेगी, हमको जल्दी सांस लेने की इच्छा होने लगेगी, तो जल्दी से हम सांस छोड़ देंगे। तो केवल ये ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसकी मात्रा जैसी ही ज़्यादा होने लगी तो बॉडी सिग्नल देने लगती है, सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है कि नहीं अब सांस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा हो रही। तो इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको O2 को अंदर लेंगे। तो O2 को लेंगे तो ये जाएगा सेल्स में, सेल्स तक किससे पहुँचाएंगे? हम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, वो ब्लड उसको लेगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर बिठाएगा, और वो जो इस पर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक तरह का पोस्टमैन टाइप में काम करता है, कि जो चीज़ जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचा दिया, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है। अब अगर सेल्स को O2 न मिले तो ये सेल्स मर जाएंगी, ये खाना ही नहीं, खाना मिलेगा तो ज़रूर। अगर हम सेल ब्लड से यहाँ तक ये सब पहुँचा भी दें तो भी इसको ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, इसको तोड़ के एनर्जी निकालने की। जब तक उसको एनर्जी नहीं निकलेगी तब तक वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो ये पूरा जो ये सिस्टम बनाया गया है, मेनली बनाया गया है CO2 को निकालने के लिए और O2 को अंदर लेने के लिए। देखेंगे ब्रीदिंग को कॉमनली हम क्या कह देते हैं? कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये पूरे प्रोसेस जो रिस्पिरेशन होता है, ये कॉमनली ब्रीथिंग को हम रिस्पिरेशन क्या देते हैं, एक्चुअल जो रिस्पिरेशन होता है वो सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे होता है। लेकिन इसमें ब्रीथिंग और एक्सचेंज में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि सांस जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, कि हम सांस लिए और गैस अंदर गई और बाहर गई, बस इतने का ही हम पढ़ेंगे इसमें। बाकी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी तरह के जीव में, या तो वो प्लांट हो एनिमल हो, सब में रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कोशिकीय श्वसन है वो सब में सेम तरह का होता है। तो ब्रीथिंग है, इसको रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और इसका वर्क क्या होता है? इसका केवल इतना वर्क होता है, O2 को अंदर लाना, इन करना, CO2 को बाहर, आउट, इसको बाहर ले जाएंगे, निकाल देंगे, और एनर्जी रिलीज, सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी भी रिलीज होती है। CO2 और O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना, यही मेन इसका कार्य होता है। और ये जो ब्रीथिंग है ये तो फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग जो है ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब सांस लिए और छोड़ दिए, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई भी किसी और तरह का केमिकल या चीज़ें नहीं चल रही हैं कि केमिकल लेवल पे इस पर कुछ काम हो। लेकिन जब आप करते हैं सेल के लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो फिजियो केमिकल और केमिकल, इसमें क्या कर रहे हैं हम? सेल के लेवल पे जाते हैं और तोड़ते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, किसके? कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, फैट, इन सबको तोड़ने का काम जो है वो तो फिजिकल हो गया। फिर उसमें से एनर्जी निकालने के लिए हमको केमिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हो जाता है ये फिजियो केमिकल। फिजियो मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, और फिर उसमें से जो एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं। तो उसके लिए उसको उसमें केमिस्ट्री भी यूज हो जाती है। इसको फिजियो केमिकल प्रोसेस कहते हैं, और इसको केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे, चलिए हम आगे अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है डिफरेंट एनिमल में किस तरह का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला सबसे बेसिक टाइप ऑफ मतलब सबसे पहले जो जीव बने थे, जो सबसे छोटे छोटे जीव हैं, उनमें सबसे बेसिक टाइप का, जैसे जैसे एडवांस लेवल जाते हैं, जैसे जैसे जो बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स होती जाती है और वो बड़े ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं, उसी में उसको कॉम्प्लेक्स, जैसे क्या होता है कि कोई छोटा सा, जैसे अगर कोई कोचिंग है तो कोचिंग पहले एक टीचर पढ़ा रहा है, उसमें 10 बच्चे हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे 100 बढ़ गए, तो हमको 4-5 टीचर हायर करना पड़ेगा। 4-5 टीचर हायर कर लिए, फिर उसमें उनको मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं कि हाँ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ये पैसे वैसे सब देखेंगे, ये कुछ टेक्निकल टीम चाहिए होती है। अगर ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि टेक्निकल टीम चाहिए होती है, कुछ पढ़ाने वाले टीचर अलग होंगे, कुछ कंटेंट बनाने के लिए किसी और को हायर करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी जितना लेवल बढ़ता जाता है, जितनी कोई कंपनी हो गई, कंपनी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उसको डिपार्टमेंट अलग अलग बांटना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो सिंगल कोई इंसान अगर सोचे कि मैं पूरी कंपनी चला लूँ तो वो मुश्किल होता है। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा चीज़ जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको रन करना ईजिली है। लेकिन जब ब्रॉडर लेवल पे, बड़े लेवल के जो कंपनियां होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट रख लेती हैं कि वो पर्सनलाइज हो जाता है। इसी तरह हमारा सिस्टम सबसे एडवांस है। हमारा सब सिस्टम जो बॉडी है वो बहुत एडवांस है, इसलिए हर तरह का, जैसे ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है ना, लोअर इन्वर्टिब्रेट, जिनमें इन्वर्टिब्रेट का, और इन्वर्टिब्रेट होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसको इन्वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिनमें होती है उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। तो इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट, छोटे और लोअर कैटेगरी के। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो जो सबसे पहले आता है स्पंजेस, फिर सिलेंट्रेटा आएगा, फिर फ्लेट वर्म आएगा, फिफ्टीकर्मी बोलते हैं इसको। इसमें स्पंजेस जो समुद्र में पाए जाते हैं वो स्पंज जैसे दिखते हैं, तो वो स्पंजेस हो गए। जो ये छोटे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं ना, उनमें क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, छोटे हैं, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ है या नहीं, तो एक सेल है और उसी से वो फूड भी ले रहे हैं, उसी से वो गैसेज एक्सचेंज भी कर ले रहे हैं, सब चीज़ एक है। अब यही अगर हमारे शरीर में जैसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, अब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के लिए हमको स्पेसिफिक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हाँ लीवर अलग, किडनी अलग, फेफड़ा अलग, अलग अलग तरह के सिस्टम बनाने पड़ते हैं कि सिस्टम कोऑर्डिनेशन में चले, तभी वो इतने सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये छोटे हैं, इसी में सब तरह का होता है। तो ये क्या करते हैं अपने अब दूसरे आते हैं स्किन से। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो स्किन से ये अपनी स्किन है, हम तो मुंह से सांस लेते हैं, फिर उसको फेफड़े से फिर ब्लड में, फिर पूरे सेल्स में, हर सेल्स में हम और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। लेकिन ये क्या, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो स्किन से डायरेक्ट, उनकी स्किन जो होगी वहीं से वो सांस ले सकते हैं। और क्यों लेते हैं उसके लिए अलग बताएंगे हमको उसमें क्या होता है। कि ये देखिए, इन जो अर्थवर्म मतलब केचुआ, दूसरा क्या है फ्रॉग मेढक। अब ये क्या होते हैं कि हर सीजन में ये बाहर नहीं आते हैं, जब पानी वानी गिरेगा तब बाहर आते हैं नॉर्मली। तो ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। जब ज़मीन के अंदर आप किसी को ज़मीन के अंदर डाल देंगे तो वो अगर उसको नाक से सांस लेना पड़ा तो मिट्टी घुस जाएगी, बहुत सारी तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो अगर ये मिट्टी है, खूब सारी मिट्टी है, ये इसका शरीर है, अब मिट्टी में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, वहाँ पे कुछ गैसेस भी ट्रैप्स होती हैं, तो वहाँ से वो क्या कर सकता है कि गैसेस को ले सकता है। तो ये स्किन के थ्रू ही
स्किन में, जो स्किन है उसी के थ्रू ये जो है सांस ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस। जो भी स्किन से सांस लेते हैं उसको एक टर्म देते हैं क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन किस में होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल एक लेयर है जो कि अर्थवॉर्म में होती है, उससे वो सांस लेता है। ऊपर की लेयर ही होती है जिससे वो सांस लेता है। और मॉइस्ट, जब भी आप फ्रॉग को देखेंगे तो उसकी जो सरफेस होता है, जो उसका स्किन होता है ऊपर का, वो थोड़ा मॉइस्ट होता है, तो उसमें वो अच्छे से सांस ले पाता है। तो फ्रॉग में क्या होता है? मॉइस्ट स्किन होता है, तो उससे वो सांस लेता है। फिर आता है गिल्स। ये जनरली जो पानी में रहते हैं ना, उनमें। अब क्या होगा कि अगर हम पानी में जाएंगे, हम पानी में अगर जाते हैं तो नाक से पानी चला गया और फिर वो फेफड़े में चला गया, फिर वो मुझे अगर मर जाएंगे। अगर फेफड़े में पानी चला गया तो डेड ही हो जाते हैं जनरली। तो इसमें फिशेस में जो अंदर जो भी पानी में रहते हैं, पानी के लिए हमको अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फेफड़े में पानी चल गया फिर तो काम नहीं करेगा। तो पानी में रहने वाले जीवों के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया। गिल्स किस में होता है? फिशेस में, जितनी मछलियाँ होती हैं उनमें होता है। और इक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, जो कीड़े की प्रजाति जितनी भी तरह की होती हैं जो पानी में पाई जाती हैं, उनमें भी गिल्स ही पाया जाता है। और मोलस्का भी एक एनिमल ग्रुप का मेंबर है, एनिमल ग्रुप है जिसमें वो भी गिल से ही सांस लेते हैं। अब चलते हैं लंग्स की ओर। ये हमारे में होता है। और किस में होता है? हम मेमल्स हैं, हमारे में होता है स्तनधारी। बर्ड्स हैं, पक्षियों में। एम्फीबियंस, ये फ्रॉग में भी एम्फीबिया है। फ्रॉग भी एक एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब है एम्फी का मतलब हो दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने का। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, तो उसको कहते हैं एम्फीबिया। रेप्टाइल्स हो गए, ये केवल ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ रेप्टाइल्स पानी में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया। वो भी रेप्टाइल मतलब छिपकली की प्रजाति। रेप्टाइल जो क्रोकोडाइल है वो भी छिपकली की प्रजाति में आता है, तो उसको रेप्टाइल कहते हैं। और ये ज़मीन पे भी रहते हैं वो, लेकिन जो दोनों जगह रेप्टाइल में भी लंग्स पाया जाता है। ये सब लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक, अब आते हैं ट्रेकियल सिस्टम जो होता है, इंसेक्ट होते हैं, ये भी कीड़े की प्रजाति है। जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें भी क्या? ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। जितने भी इंसेक्ट है उसमें क्या पाया जाता है? ट्रेकियल सिस्टम। चलिए हम आगे देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो नाक, नेजल चैम्बर से, ये है नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर भी इसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे होते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर्स होते हैं जो स्मेल में काम आते हैं, जो भी हम सूंघ पाते हैं वो स्मेलिंग जो है यहाँ पे ये टकराता है, जो भी हम सांस लेते हैं, तो फिर हमको पता चलता है किस तरह का स्मेल है। और फिर ये पहुँचता है आगे, फिर एक मुंह से भी हम सांस ले पाते हैं, तो ये माउथ से भी एक जो पार्ट जाता है, और फिर ये दोनों मिलके पहुँचते हैं लैरिंग्स में। पहले जो पहुँचेंगे ये फेरिंग्स में, जो हिस्सा होता है, जैसे ये इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह। तो जो मुंह वाला पार्ट है और नेजल वाला पार्ट है, तो नेजल पार्ट है यहाँ, ये फेरिंग्स, जहाँ मुंह और नाक दोनों मिलते हैं, बीच में यहाँ पे मिलते हैं दोनों, वो उस मिलने वाले जगह को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। और जब जो नाक की ओर से आया है, नेजल चैम्बर की ओर से आया है, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। जो मुंह की तरफ से आया है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स से नीचे जाएंगे तो ये है लैरिंग्स, जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये यहीं से होता है। आगे हम जाके बात करेंगे उससे डिटेल में। फिर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो है ट्रेकिया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया, अब आप सोचेंगे कि ये रिंग्स क्यों बनी है? ये रिंग्स मैंने बनाया है और ये होती हैं, तो भगवान ने शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि सब छोटी से छोटी चीज़ों को देख के क्या होता है कि अगर हम
एक पाइप को ले, जो कि सॉफ्ट पाइप है, सॉफ्ट पाइप है, अगर यहाँ से बहुत प्रेशर से सक किया जाए, अगर हवा निकाल दी जाए, ये क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगी, ऐसे दब जाएगी। तो इसके लिए इसमें रिंग्स बनाएगी। रिंग्स किससे बनी हैं, ये कार्टिलेज से बनी है, एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज से रिंग बनी है, कार्टिलेजिनस रिंग है ये, जो इसको कोलैप्स करने से, दबने से, पचकने से बचाता है। ठीक, अब ये है लंग्स, ये जानते हैं। और लंग्स में ये जो हम देखे थे कि हम जब स्टडी करते हैं तो सामने वाले को देखते हैं, जैसे ये सामने कोई इंसान है, ऐसे स्टडी करते हैं, तो जो मेरा राइट है उसका लेफ्ट होगा, तो इस साइड राइट हो जाएगा। ये क्या है, राइट साइड, ये है राइट लेग लंग्स, और ये लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग क्या होता है, थोड़ा साइज में छोटा होगा, क्योंकि बीच में जो ये देखेंगे, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा, बीच से थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है क्या, हार्ट, तो ये बीच में हार्ट आ गया, इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। और यहाँ पे अब लंग्स, अब यहाँ से पहुँचे कहाँ, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से नीचे आए तो यहाँ ट्रेकिया का जो पाइप है, यहाँ से जहाँ ब्रांच हुई, जहाँ वो डिवाइड किया, पहली ब्रांच उसको बोलते हैं, पहला डिवीजन जो हुआ तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और फिर उससे फर्दर ब्रांचिंग, ये ब्रांच है, ये हो गई क्या, ब्रोंकाई। और फिर उससे भी और ब्रांचिंग हुई तो वो बोल गया ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके आगे हम देखेंगे, इससे भी आगे जो होता है वो होता है एल्वेलाई, एल्वेलाई। ये सबसे लास्ट पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट होता है। उसके बाद से क्या होता है कि अगर ये जैसे ब्लड कैपिलरी है, तो ये जो इसको कहते हैं एल्वेलाई, जो एल्वेलाई है वो यहाँ होता है, और यहीं से ये इसको O2 देता है, और इधर से निकाल लेगा क्या, CO2। ये है क्या, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी से यहीं से एक्सचेंज करता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है, मेन जो एक गैसेस एक्सचेंज होता है वो यहाँ होता है। और इस सिस्टम का काम क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सीलियास होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत जगह पे। तो वो क्या करते हैं कि पहली बात तो जो अगर कोई डस्ट वस्ट गया तो उसको वो फिल्टर करते हैं थोड़ा सा। भी हम ऐसे पॉल्यूटेड एरिया जहाँ डस्ट वस्ट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे इसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस सिस्टम में पाए जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बस ही डस्ट को रोक पाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, जब हम ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो हमको सर्दी हो जाती है। सर्दी हो जाने से क्या होता है कि बलगम बनने लगता है, बलगम और अच्छे से रोक पाता है इसको, जो डस्ट अंदर जाने से बहुत ज़्यादा रोक पाता है। ये है डायफ्राम। डायफ्राम ये जब हम श्वसन करते हैं, जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और उसमें इसका बहुत मेजर रोल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।